नमस्कार। आज हम साल 2020 के ठीक बीचों बीच खड़े हैं और यहां से हमें और आपको साफ दिख रहा है कि 2020 अब तक कैसा बीता है। आप कह सकते हैं कि बीता नहीं है, बल्कि हमने इसे गुजारा है या किसी तरह से जैसे तैसे बस काट भर लिया है। तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखूंगा। कई लोगों का कहना है कि यह साल बहुत चुनौतियों भरा साल रहा है, तो मैं उनकी ये बात नहीं मानूंगा। यह साल चुनौतियों वाला साल बिल्कुल भी नहीं रहा है, बल्कि अब तक 2020 एक त्रासदी वाला साल साबित हुआ है। इस साल तकरीबन जो भी घटनाएं हुई हैं, उसने हमारी और आपकी जिंदगी को दुभर ही किया है। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस और अपने अन्य स्थानीय मुद्दों से जूझ रही है, वहीं भारत कोरोना के अलावा 2020 में अपनी राजधानी में दंगे भी देख चुका है। अपने पूर्व और पश्चिम के राज्यों को तूफानों से जूझते देखा है, अपने करोड़ों मजदूरों को सड़क पर आते देखा है, लोगों को अपने देश में प्रवासी होते देखा है, लंबी लंबी कतारों में भूखे भारतीयों को भी देख चुका है और यहां तक कि भूकंप के साथ साथ टिड्डी का हमला भी झेल रहा है। इसलिए यह चुनौतियों वाला साल नहीं है, बल्कि त्रासदी वाला साल रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि अब आगे क्या? आगे भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। जब देश की 60% से ज्यादा की आबादी के सामने 2 वक्त के खाने की किल्लत हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक कैसे कही जा सकती है? और यह बात मैं नहीं कह रहा। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत भारत के 80 करोड़ आबादी को 5 महीने तक मुफ्त में अनाज मिलेगा। पर यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इस स्थिति के लिए सिर्फ कोरोना को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। हम सिर्फ कोरोना को जिम्मेदार ठहरा कर पल्ला नहीं झाड़ सकते। आजादी से लेकर अब तक आखिर हमने किया क्या है कि 2 महीने में 130 करोड़ की मजबूत आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए। यह कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति करके ही तो हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। हम और आप सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम और आपने इन मुद्दों पर कभी भी बातें नहीं की। हमें सोचना होगा कि टेलीविजन पर जो चिल्ला चिल्लाकर हम लोगों ने बातें की, क्या वही जरूरी मुद्दे थे? और वही जरूरी मुद्दे थे तो फिर 80 करोड़ नागरिक आज गरीब कैसे हो गए? और हमारे देश के 80 करोड़ नागरिक, जिन्हें हम 5 महीने तक मुफ्त अनाज देंगे और अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, उन्हें यह स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। पर वो मजबूर हैं। वो मुफ्त में अनाज नहीं चाहते, वो काम चाहते हैं। पर रोजगार, काम की कमी हमारे और आपके बहस का मुद्दा कब रहे? असल में जहां तक भारत का सवाल है, आज की तारीख में भारत 4 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। एक तो कोरोना से, दूसरे अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, तीसरी चीन की दगाबाजी से और चौथा अपने पड़ोसियों से बिगड़ते रिश्ते से। और इन सभी परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम 4 बजे देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने तकरीबन 17 मिनट तक जो बातें कही, वह महत्वपूर्ण थी, जरूरी थी, पर उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो बातें थीं जो उन्होंने नहीं कही, पर हमें और आपको समझना होगा। असल में प्रधानमंत्री ने आने वाले समय के लिए हमारे और आपके लिए मुद्दे सेट कर दिए। उन्होंने यह बता दिया कि हमारे और आपके लिए बातचीत का, बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जनता को 6 बार संबोधित किया, पर 30 जून 2020 को जो देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उससे ज्यादा जरूरी है उन्होंने जो नहीं कहा। और उन्हीं अनकही बातों में देश के लिए संदेश है, वही महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने असल में सभी के लिए, यहां तक मीडिया के लिए भी मुद्दे तय कर दिए हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में कवर स्टोरी में करूंगा।
हम बातें यह भी करेंगे कि क्या भारत कोरोना वायरस से लड़ाई में एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। क्या हम वैक्सीन बनाने के बिल्कुल करीब हैं। कल से हम अनलॉक पार्ट 2 में प्रवेश कर जाएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। और चाइना पर भारत की कथित सर्जिकल स्ट्राइक भारत के लिए कैसे फायदेमंद होगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। पर इन्हीं परिदृश्य में सबसे पहले एक नजर अब तक की वो हेडलाइंस पर जिसका असर हमारे और आपके जिंदगी पर पड़ेगा। बुधवार यानी 1 जुलाई से हम कोरोना काल के अनलॉक पार्ट 2 में प्रवेश कर जाएंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक पार्ट 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर रियायतें तो होगी, पर प्रतिबंध भी होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा को अनुमति और प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी यानी प्रक्रिया की तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी। मेट्रो, रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। और कर्फ्यू पूरे देश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है। भारत संभावित कोरोना वैक्सीन बनाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है और भारत सरकार ने पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण की भी अनुमति दे दी है। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कोवैक्सीन को विकसित किया है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि दुनिया भर के ड्रग निर्माता कोरोना के खिलाफ टीका बनाने में प्रयासरत हैं। भारत भी इसमें महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की मुहिम की आज समीक्षा की। एक महत्वपूर्ण मीटिंग की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का फायदा सबसे पहले जो कोरोना की लड़ाई में फ्रंट वॉरियर्स हैं उन्हें होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स इत्यादि। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन को अफोर्डेबल बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन का सस्ता होना बहुत जरूरी है। सोमवार रात एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत ने कुल 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। बैन किए गए लिस्ट में भारत में बहुत ही प्रचलित टिकटॉक के अलावा वीगो वीडियो, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी जैसे कई ऐप शामिल हैं। बैन किए जाने के कारण की चर्चा करते हुए भारत ने कहा कि डेटा सुरक्षा कारणों से इन सभी मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया जा रहा है। यहां पर ध्यान देने की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब ये ऐप्स हमारे आपके फोन से गायब नहीं हो जाएंगे। साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब इसमें ऐप के सर्वर से कनेक्शन नहीं हो पाने की स्थिति होगी। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार इन ऐप्स को अपने फोन से हटाने के बजाय अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया जाना चाहिए, पर इसके पहले अपना डेटा बैकअप में सुरक्षित जरूर रख लें। चीन के द्वारा भारत के लद्दाख के गलवान क्षेत्र में घुसपैठ किए जाने और भारत चीन के बीच झड़प के बाद भारत के 20 जवानों के शहीद हो जाने के बाद भारत सरकार पर भारत चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दबाव बनने लगी थी। भारत का यह कदम इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत के इस कदम से 2-3 बातें महत्वपूर्ण समझ में आ रही है। पहला कि हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता, हर युद्ध हथियार से नहीं लड़ी जाती, और तीसरा कि आज के दौर में हथियार का रूप भी बदल गया है। इसलिए घरों के ड्राइंग रूम से और न्यूज रूम में बैठकर उन्माद फैलाने की जरूरत नहीं है। और भी कई तरीके हैं जिससे हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। भारत के इस कदम से चीन को एक साफ संदेश मिल गया है।
भारत चीन के नापाक इरादों को हल्के में नहीं लेगा। भारत का यह कदम चीन के साइबर और सिल्क रूट पर कंट्रोल करने की डिजिटल उपनिवेशवाद से पूरी दुनिया पर राज करने के मंसूबे पर पानी फेरता है। भारत का यह कदम भारत के आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर होने के प्रयास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में ऐसी कंपनियां और ऐसे टैलेंट हैं जो ऐसे ऐप का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। टिकटॉक से मिलते जुलते भारत में निर्मित एक ऐप के अचानक से पॉपुलर होने की खबर है। कहा जा रहा है कि उस ऐप को कुछ ही घंटों में लाखों मोबाइल पर इंस्टॉल किया गया है। और अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी पर, मोदी के बातों का असल मतलब। मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। कोरोना काल में प्रधानमंत्री का यह देश के नाम छठा संबोधन था। सोमवार शाम पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर यह संदेश आया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो एक बार फिर से कयास लगाए जाने लगे और अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि किस किस विषय पर पीएम चर्चा करेंगे। चर्चा यह की जाने लगी कि प्रधानमंत्री चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का भाषण चाइना के इर्द गिर्द घूमेगा। कोरोना पर क्या कहेंगे, आर्थिक प्रयासों की भी चर्चा होगी, पर प्रधानमंत्री ने अपना पूरा भाषण कोरोना के इर्द गिर्द ही रखा। पर उनके 17 मिनट के इस पूरे भाषण पर कई तरीकों से देखने की जरूरत है और देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि हम भारत में हैं जहां डेमोक्रेसी है, हम चीन में नहीं हैं। इसलिए उनके भाषण की चर्चा दो तरीके से होनी चाहिए। पहला, उन्होंने जो कहा, और दूसरा, उन्होंने जो नहीं कहा। और जो उन्होंने नहीं कहा, हमें गौर करना चाहिए उन्हीं बातों पर, क्योंकि उन्हीं बातों में जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले वो जो उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनलॉक 1 में लोगों ने लापरवाही बरती है और हमें अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सर्दी जुकाम का मौसम है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और कोरोना से बचने के लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए, जैसे मास्क पहनना, इसका पालन जरूर किया जाए और जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें रोका जाए और समझाया भी जाए। चलो, हाँ, यहां पर प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जिसकी चर्चा हमेशा होगी। उन्होंने कहा कि सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के लिए नियम बराबर हैं। प्रधानमंत्री का यह संबोधन कोरोना के ही इर्द गिर्द घूमा और उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार होगा। आपको बता दें कि कोरोना के शुरुआत में जब करोड़ों भारतीयों के सामने भूख मिटाने की समस्या आ गई थी, तो उस दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गरीबों को अनाज देने की व्यवस्था थी। उस योजना को 3 महीने के लिए लागू किया गया था, पर अब यह योजना 5 महीने और बढ़ा दी गई है, यानी गरीबों को नवंबर तक राशन मिलेगा। इसके अंतर्गत 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों और जरूरतमंदों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं और एक परिवार को 1 किलो चना दिया जाएगा। इसके लिए करीब 90,000 करोड़ का खर्चा आएगा और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 3 महीने के खर्च को भी जोड़ लिया जाए तो यह पूरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की योजना होगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों और करदाताओं का धन्यवाद किया, क्योंकि उनके अनुसार किसानों के कारण ही हमारे अन्न भंडार भरे हुए हैं और टैक्स पेयर्स ने ईमानदारी से कर दिया, जिसके वजह से ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को सरकार चला पा रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भर होने की बात कही और लोकल के प्रति वोकल होने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कोरोना काल में केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम लिए उसकी भी चर्चा की, जिससे जनता को राहत मिली। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में प्रयास बहुत तेजी से चल रहे हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने घोषणा में आखिर क्या कहा। प्रधानमंत्री की आज की घोषणा के अनुसार नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा गरीब और जरूरतमंदों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में मिलेगी और हर परिवार को 1 किलो चना मिलेगा।
यह एक बहुत ही जरूरी कदम था। इससे 80 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों, मजदूरों को फौरी तौर पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी राहत मिलेगी और उनके खाने की समस्या का हल हो जाएगा, पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह तो थी वो बात जो प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत सारे संदेश थे जो उन्होंने साफ तौर पर शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन उसे भी समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न मिलेगा। यानी आज की तारीख में भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं और उनके सामने खाने की समस्या है। उन्हें 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही है। और यह बात कहकर प्रधानमंत्री ने हमारे, आपके और पूरे देशवासियों के लिए एक मुद्दा सेट कर दिया कि आज के बाद हमारे बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए, हम किन किन मुद्दों पर टेलीविजन पर डिबेट में शामिल होने चाहिए। काम, स्वास्थ्य, भूख, गरीबी, यह बहस का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने में अगर 80 करोड़ लोग गरीब में तब्दील हो जाएंगे तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर 73 सालों में हमने किया तो क्या किया। और उसके बाद सारी सरकार, सारे नेता कटघरे में आ जाएंगे और हमारे और आपके विकास के प्रयास पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को धन्यवाद दिया, पर धन्यवाद देने के अलावा और भी कई बातें हैं। हम और आप किसानों के बारे में कितना सोचते हैं, उनकी स्थिति से कितना अवगत हैं, हम इस बात पर नहीं सोचते। हमें इस बारे में और भी सोचना चाहिए और बहस करनी चाहिए कि अगर 70% आबादी भारत की किसानों की है तो कम से कम महीने में 7 टेलीविजन डिबेट तो किसानों की स्थिति पर बनती है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की कोने कोने की और चाइना की बात करने से हम किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं ला सकते। और सिर्फ धन्यवाद देने से भी काम नहीं चलेगा। उनकी स्थिति सुधारने के लिए हमें अपनी बातें बहुत और मुद्दों में उन्हें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। दूसरी एक बात और चर्चा में होगी, इस पर बहस भी होगी और राजनीति भी होगी कि प्रधानमंत्री ने 2 बार छठ पूजा का जिक्र किया, बिहार के लोगों के कानों में अपनी बात पहुंचाई, उनके कानों तक पहुंचने का प्रयास किया, इत्यादि इत्यादि। अनुमान यह भी जरूर लगाया जाएगा कि बिहार में चुनाव है तो इस भाषण का कुछ राजनीतिक संदेश भी होगा। पर एक बात और, अगर चुनाव के बहाने कुछ अच्छा होता है तो चुनाव अच्छा है। हमने पिछले कई चुनावों में देखा है कि कई जगहों कई लोगों की स्थिति चुनाव के बहाने बदल गई है। इसलिए शायद बिहार के चुनाव बिहार के लोगों के लिए आने वाले वक्त में कुछ अच्छा कर जाएगी। अंत में एक बात फिर कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के लिए नियम बराबर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। इसे आने वाले कई संदर्भ में कोट किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि सरपंच से लेकर सारे बड़े नेताओं और हमारे प्रतिनिधि को यह बात समझ में आ जाएगी कि हम सभी डेमोक्रेसी में बराबर के हकदार हैं, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जाते जाते आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपके हमारे हाथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसे मोबाइल कहते हैं। इसके फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल करते समय 2 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में सही सूचना क्या है, इसकी जानकारी और पहचान करना बहुत ज़रूरी है और इसकी सत्यता की जांच करने की जिम्मेदारी आप हम सब पर है, क्योंकि एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन ही एक अच्छा समाज, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।